जब से आप बीजेपी को जिता रहे थे, कभी अलग अलग राज्य में जाके आप मुख्यमंत्री बना रहे थे, क्या उस वक्त आपको बिहार की याद नहीं आई थी? उस वक्त तो बिहार की हालत और भी खतरनाक थी, और भी खराब थी। जंगल राज था बिहार में, बिहार में कानून व्यवस्था नहीं थी, बिहार में पुल पुलिया सड़क नहीं था, बिहार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, बदहाल थे लोग। अब तो बिहार पहले से बहुत गुना लाख गुना बेहतर है बिहार। तो उस वक्त आप सोए हुए थे, अब आपको बिहार बदलने का चला है। सबसे ज्यादा अगर करप्शन किसी डिपार्टमेंट में है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट है। बिना 10,000 के आपका FIR लॉन्च नहीं होता है। मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि जालिम अगर पैसा देगा तो जालिम को साथ देगा वो लोग। अररिया सदर अस्पताल में करोड़ों रुपए की दवाइयाँ और सहूलियात के सामान को भेजे जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो अस्पताल के ऊपर निर्भर हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं, उनके बच्चे, उनके घर के लोग बीमारी की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से उनकी मौतें हो जाती हैं। आप देखते होंगे सरकारी अस्पतालों में हर मर्ज की बस 2 ही दवा है, बीमारी कुछ भी हो 2 दवा देके आपको भेज दिया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के महज 4 से 5 महीने बाकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में हम अररिया विधानसभा में हैं और हमारे साथ MIM के नेता राशिद अनवर जी हैं। आज इनसे खास बातचीत करेंगे कि इस बार क्या राशिद अनवर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। चलिए इन तमाम मुद्दे पर इनसे बात करते हैं और अररिया के जो वर्तमान विधायक है उनका कार्यकाल को ये किस तरह से देखते हैं, चलिए इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप तमाम दर्शकों को शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, चुनाव का अगर देखा जाए तो साल के लास्ट महीने में होने का आशंका जताया जा रहा है। आपकी किस तरह की तैयारी चल रही है इस चीज़ को लेकर के, चुनाव को लेकर के? देखिए, चुनाव की तैयारी तो अभी जाहिर सी बात है, वक्त जब करीब होता है तो सारे नेतागण जो भी चुनाव लड़ने के मूड में रहते हैं जी, वो मैदान में आते हैं जी। इसे देहाती भाषा में बरसाती मेंढक भी कहा जाता है ना। लेकिन मेरी जो बात है तो मैं पिछले 5 वर्षों से, मतलब इलेक्शन हारने के दूसरे ही दिन से मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप मुझे देख भी सकते हैं जी, कि मैं लगातार लोगों के सुख दुख में एकदम से खड़ा रहता हूँ। चुनाव का तो वक्त अभी आया है जी। जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? देखिए, जाहिर सी बात है, जब मैं पहला चुनाव MLA का 2020 में लड़ा था जी, उस वक्त मेरी पार्टी, जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा था MIM से जी, उस वक्त पार्टी भी नहीं थी, चूँकि 3 तलाक, बाबरी मस्जिद, इस टाइप का कोई मुद्दा ही नहीं था उस वक्त जी। और मेरा भी फेस नया ही था, चूँकि मेरा पहला चुनाव था। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह 14 उम्मीदवारों में से मैं तीसरे मुकाम को हासिल किया। तो लोगों की मोहब्बत, प्यार ही तो रही जब जिन्होंने मुझे तीसरे नंबर पर पहुंचाया। और इंशाअल्लाह अब तो मैं ना किसी पहचान का मोहताज हूँ, ना मेरी पार्टी कोई तारुफ की मोहताज। अच्छा, जब 2020 में लोगों के बीच जा रहे थे, अब अभी जा रहे हैं, तो क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है? सर, जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त लोग मुझे बस देख रहे थे कि ये लड़का है, नौजवान है, बोलता अच्छा है। लेकिन अभी जो MIM की जो मकबूलियत हुई है मुसलमानों के दिलों में, इससे भी मुझे बड़ा प्यार और बहुत इज्जत मिलती है। अच्छा। और मेरे कार्यकाल को जो इन्होंने देखा है अभी 5 वर्षों में जी, जो खिदमत मेरे कौम के प्रति रहे हैं जी, इनसे भी लोगों का जो है, लोगों के दिल में एक बड़ी हमदर्दी है मेरे लिए और बड़ी मोहब्बत है। अच्छा, सीधे आपसे सवाल ये कि राशिद अनवर जी को कौन सा ऐसा चीज़ जो अररिया का जो से नज़र आया, जो राजनीति में उसे खींच लेके आया? सर देखिए, मकसद हमारा खिदमत खल्क है जी, ना ही किसी जात को देखना, ना ही किसी समुदाय को देखना है। जो मजलूम है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके हर सुख दुख में खड़ा रहना राशिद अनवर का काम है। मुझे ये लगा कि मैं यही एक रास्ता है राजनीति, जिसके माध्यम से मैं उन तमाम मजलूमों के आंसुओं को पोंछने का काम कर सकता हूँ। मैं उनके हर दुख तकलीफ का निवारण करने की कोशिश कर सकता हूँ, इसलिए मैं राजनीति में आया। अच्छा, अगर अररिया को देखा जाए, चाहे वो पुल पुलिया हो, सड़क हो, तो यूँ कहा जाए कि अररिया बिल्कुल बदहाल है, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सर, इसका जिम्मेदार जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो MLA हैं यहाँ के, और जो सांसद हैं, 100% इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। चूँकि आपके अंदर अगर सलाहियत और काबिलियत होगी तो आप एक नॉर्मल MLA होके भी मंत्री से बढ़ के काम करवा सकते हैं। अगर आपके अंदर सलाहियत और काबिलियत ही नहीं है तो आप मंत्री होके भी बेकार हैं। अररिया विधायक एक तो काफ़ी उम्र दराज भी हैं, और दूसरी बात है कि लोग जो है बीजेपी के डर से
बीजेपी के डर से कांग्रेस को वोट दे दो बोल के एक माहौल क्रिएट किया जाता है कुछ दलालों के जरिए जी। जिसकी वजह से लोग जो है डर के कि भाई बीजेपी जीत जाएगी तो कांग्रेस को वोट दे दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अररिया के अवाम से, विधानसभाओं की जनता से, कि आप बीजेपी का डर आपको दिखाया जा रहा है। आप लेकिन देखिए कि अभी बीजेपी केंद्र में हुकूमत कर रही है, बीजेपी बिहार में हुकूमत कर रही है ना। तो अब्दुल रहमान साहब या अररिया के एमएलए क्या कर रहे हैं इसके लिए? आपने तो बना दिया, लेकिन क्या ये बीजेपी के सरकार को उखाड़ के फेंक दिए, चाहे सेंट्रल से हो या बिहार से हो, राज्य से हो? नहीं, ये बस एक भ्रम माहौल क्रिएट किया जाता है दलालों के जरिए कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिताना है। और कांग्रेस भी ऐसे नुमाइंदे को तय करती है और नुमाइंदा भी ये सोचता है कि भाई हम टिकट लेके आएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे, हम क्यों रहेंगे लोगों के बीच, हम क्यों करेंगे लोगों के काम, हम क्यों दुख सुख में लोगों के खड़े रहेंगे। ये चीज़ है। अगर लोग ये जान जाए और ये समझ जाए, अपने सूझबूझ का प्रतीक दे कि मुझे टी पार्टी नहीं देखनी है, बल्कि अगर उम्मीदवार देखना है जो काबिलियतमंद हो, सलाहियतमंद हो, जो हमारे हर सुख दुख में खड़ा रहे, तो यकीन मानिए इन पार्टियों को भी मजबूरन झुककर एक अच्छे ईमानदार कैंडिडेट को टिकट देने पे मजबूर हो जाएंगे ये लोग। देखिए, कहा जाता है कि आप जिस पार्टी के अंदर हैं उस पार्टी पे भी आरोप लगता है कि बीजेपी का बी टीम है, बी टीम के रूप में काम करती है। वो उस जगह पे जहाँ भी वो कैंडिडेट उतारती है, मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती है, इससे सीधा फायदा बीजेपी को पहुँचती है। अब देखिए, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ हर किसी को आज़ादी है चुनाव लड़ने का। हम आपको नहीं रोक सकते, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो और मुख्तलिफ तरह की पार्टियां हैं। अभी आम आदमी पार्टी पूरे बिहार से चुनाव लड़ने वाली है जी। प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई पूरे बिहार पर। अगर देखा जाए तो वाजिब बीजेपी का बी टीम प्रशांत किशोर है, जो कि बीजेपी के 2 बार के सांसद पप्पू सिंह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लोजपा को उतारा था कि जेडीयू सीट जहाँ जहाँ है, कैंडिडेट जहाँ जहाँ है, वहाँ पे आप जो है चुनाव लड़ो और उनके सीट को डैमेज करो, बीजेपी को कामयाब करो। तो इसी वजह से एक पार्टी को उतारा गया है जिसका नाम जन स्वराज है। अच्छा। और भाई प्रधानमंत्री बनाने वाले बीजेपी के तो प्रशांत किशोर ही है ना। तो अब जन स्वराज का जो मकसद है वो बिहार में, अब खासकर उनका जो जहन है, ध्यान है, जन स्वराज के जो सूत्रधारक हैं वो तो कहते हैं बिहार बदलने निकले हैं। बिहार बदलने नहीं निकले हैं, तब से कहाँ सोए हुए थे। जब से आप बीजेपी को जिता रहे थे, कभी अलग अलग राज्य में जाके आप मुख्यमंत्री बना रहे थे, क्या उस वक्त आपको बिहार की याद नहीं आई थी? उस वक्त तो बिहार की हालत और भी खतरनाक थी, और भी खराब थी। जंगल राज था बिहार में, बिहार में कानून व्यवस्था नहीं थी, बिहार में पुल पुलिया सड़क नहीं था, बिहार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, बदहाल थे लोग। अब तो बिहार पहले से बहुत गुना, लाख गुना बेहतर है बिहार। तो उस वक्त आप सोए हुए थे, अब आपको बिहार बदलने का चला है। ये सब मुफाद परस्ती है, ये चुनाव लड़ने की तैयारी है, बीजेपी के द्वारा इनको फाइनेंस किया गया है। और ये बड़ी मेरे समूह में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के फिराक में है, ताकि हम मुस्लिम वोट का बंटवारा करेंगे और जो है बीजेपी को जीतने में सहूलत हासिल करने के लिए एक प्लान है। यहाँ की वर्तमान जो सिटिंग विधायक है, उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? क्या पिछले 5 साल में कितना कुछ हो पाया है आपके हिसाब से? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो यहाँ के विधायक हैं उनके फंड में जो भी पैसा होता है, राहत मतलब तरक्कियात के जो भी काम उनके होते हैं, इसमें पुल है, पुलिया है, सड़क है, जाहिर सी बात है तो उनको करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन इनके अलावे भी एक जनप्रतिनिधि का, एक एमएलए का बहुत सारा काम होता है। किसी हादसे के शिकार हो गए कोई लोग, तो आज तक हमने नहीं देखा। किसी गांव में आग लग गई, आज तक हमने नहीं देखा कि वो पहुंच के होंगे वहां पे। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? सर, मैं ये कहूँगा अररिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है। यहाँ पर हर विभाग में घूसखोरी, लूटखोरी है। एक आम आदमी की बात को नहीं सुनी जाती है जब तक कि वो नोटों का बंडल नहीं दिखाता है। आप सबसे ज़्यादा अगर करप्शन किसी डिपार्टमेंट में है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट है। बिना 10,000 के आपका एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि जालिम अगर पैसा देगा तो जालिम को साथ देगा वो लोग। तो हमारी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि अररिया को हम करप्शन मुक्त अररिया बनाएं, जो आज तक किसी ने बनाने की प्रयास नहीं किया, ना कोई बना पाएगा। ये चुनावी प्रलोभन है या फिर काम भी होगा? ये मेरा काम रहेगा सर। आप देखे होंगे कि पिछले रमज़ान के पहले जुमे को जब सारे नमाजी नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तो चुनिंदा जगह पर मुस्लिम इलाकों में सीओ, बीडीओ, एसडीओ की मौजूदगी में और तमाम 3 दर्जन पुलिस बल की मौजूदगी में सारे दुकानों को तोड़ दिया गया था।
है ना, इस वक्त मैं जाकर जो है सारे अधिकारियों को खदेड़ने का काम किया था। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ मुद्दे हैं, चाहे वो शासन से हो या प्रशासन से हो, जो भी हमें परेशान करती है, मैं उनके लिए डट के खड़ा रहता हूँ, उनके लिए बोलता हूँ। अच्छा, अररिया विधानसभा के लोग आप पे अगर विश्वास जताते हैं, जिता करके भेजते हैं, तो सबसे पहले जीतने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यह है कि देखिए, आपको अगर कोई कामयाब करके भेज रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी उम्मीदें लोगों की आपके प्रति रही होंगी, है ना, लोगों के बहुत सारे सपने रहे होंगे। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना। अररिया सदर अस्पताल में करोड़ों रुपए की दवाइयाँ और सहूलियात के सामान को भेजे जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो अस्पताल के ऊपर निर्भर हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं, उनके बच्चे, उनके घर के लोग बीमारी की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से उनकी मौतें हो जाती है ना। तो मैं सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं को सही करवाऊंगा। प्राइवेट जैसी सुविधाएं मैं सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराने की पूरी प्रयास करूंगा और मैं करवाऊंगा, क्योंकि करोड़ों रुपए की दवाइयाँ आती है ना। ये पैसा ये जाता कहाँ है? ये जाता है उन भ्रष्ट नेताओं के पेट में और उन भ्रष्ट अधिकारियों के पेट में। ये सारे लोग मिलकर बंदर बांट करके खा लेते हैं, जिसके नतीजे अवाम के लिए ये लोग आवाज़ नहीं उठाते। आप देखते होंगे सरकारी अस्पतालों में हर मर्ज की बस 2 ही दवा है, बीमारी कुछ भी हो 2 दवा देके आपको भेज दिया जाता है। तो यूँ कहा जाए कि राशिद अनवर अररिया की बदहाली को बदलने आए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और करप्शन मुक्त अररिया, भय मुक्त अररिया, ये मैं बनाऊंगा। बस ये 3 काम मैं करूंगा। ये खुद को बदलने आए हैं या फिर अररिया को बदलने आए हैं? नहीं, अररिया को खुद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी सहूलियात हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है बहुत सारे पैसे कमाने की। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैं एक पुष्ट आराम से बैठ के खा सकता हूँ। मैं अररिया के लोगों को जगाने के लिए, अररिया के लोगों को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए मैं आया हूँ, ताकि मेरे दौरे इख्तदार में अररिया के लोग अपने आप को बेहतर महसूस कर सकें। आपके जीतने के बाद अररिया का कैसा ये रहेगा? सर, अब अभी मैं बहुत सारे बातें आपके सामने कर लूँगा तो ये तो समझिए ये होगा। आप इंशाल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि मैं जीतूँ और आप जीतने के बाद के मंजर को यहाँ पे देखो, है ना, और यहाँ मेरे काम को देखो। तो आप खुद इंटरव्यू लेंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं। मैं अभी मुंह से बोल दूंगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। मेरे जीतने के बाद मेरे काम को आप देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ लोगों के लिए। अंत में क्या कहेंगे, क्योंकि 4 से 5 महीने चुनाव का समय मैं है। अपने अररिया के तमाम अवाम पसंद मुस्लिम और हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपने सभी को वोट देकर कामयाब किया है। कुछ बाहर के लोगों को भी काम जिताकर 2010 में भेजने का काम किया। उसके बाद फिर आपने यहाँ कांग्रेस के नाम पर यहाँ के लोगों को जिताने का काम किया। आपने देखा कि आज तक अररिया का लोग सिर्फ ठगा हुआ है। यहाँ पे अररिया में किसी को कोई सहूलियत नहीं मिलती है। इसलिए मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना आकर अररिया के एक लोग राशिद अनवर को चुने। इंशाल्लाह राशिद अनवर अगर कामयाब होता है तो आपके हर वादे और इरादे पर मजबूती से खरा उतरेगा। ये मेरा वादा है आपसे। अगर मैं आपके काम को सही से नहीं कर पाऊंगा तो मैं 5 साल के बाद दोबारा कभी आपके सामने वोट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा।